यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। आज हम बात करने वाले हैं 2023 के स्टाफ नर्स के क्वेश्चन पेपर की, जो कि जूनियर हेल्थ नर्स का पेपर है। जिन भी लोगों ने पेपर दिया था उनके पास होगा, जिन्होंने नहीं दिया वो लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब ये पेपर उन लोगों के लिए हेल्पफुल रहने वाला है जो लोग DHS के जो एग्ज़ाम देने वाले हैं डिपार्टमेंट हेल्थ सर्विसेज के थ्रू, चाहे किसी भी पर्टिकुलर स्टेट के लिए पेपर देते हैं, तो ये क्वेश्चन पेपर उन सब के लिए हेल्पफुल रहेगा। टोटल यहाँ पर 100 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, जिसमें पूरे क्वेश्चंस नर्सिंग सब्जेक्ट से रिलेट करते हुए ही आए थे। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे, बट बिफोर दैट जो भी लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस करें। और साथ ही साथ अब आपको डेली चैनल पर टर्मिनोलॉजी का मतलब है कि डेली आपको 20 टर्म्स एनिमेटेड फॉर्म में इसी चैनल पर अपडेट किए जाएंगे। 5 मिनट का जो वीडियो फॉर्मेट रहेगा, एनिमेटेड फॉर्म में आपको हर एक प्रीफिक्स सफिक्स क्या सर्जरी होती क्या है, डेली एक 5 मिनट का है जो अपडेट किया जाएगा। जो भी लोग अभी तक सेकंड शॉर्ट्स चैनल पे जाके विजिट नहीं किए, जाके प्लीज़ विजिट कीजिए, वहाँ पे भी आपको अच्छे अच्छे टॉपिक अपडेट किए जा रहे हैं। तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन दे रही आपकी एग्ज़ाम डेट, कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो आपको। तो ये पेपर है जो DHS के थ्रू करवाया गया था। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आपका, द टेम्पररी स्ट्रक्चर दैट प्रोवाइड ऑक्सीजनेशन टू फीटल ब्लड एंड रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम फीटस विच इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस। क्वेश्चन बहुत ही सीधा सा है, तो थोड़ा सा चेंज करके दिया गया है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में तो आपको इवन आंसर भी दिख रहा है। क्वेश्चन है आपका कि फर्स्ट थिंग इज अ टेम्पररी स्ट्रक्चर। क्या है? टेम्पररी स्ट्रक्चर है जो फीटल ब्लड को, जो ऑक्सीजनेशन प्रोवाइड कराएगा फीटल ब्लड के थ्रू, जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको रिमूव करने का काम करेगा। तो डायरेक्टली इसका जो अटैचमेंट होगा किससे होगा? एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस से। वो क्या है? प्लेसेंटा, अम्बिलिकल कॉर्ड, फैलोपियन ट्यूब या फिर एमनियोटिक सैक। तो ये जितने भी यहाँ पे जैसे अम्बिलिकल कॉर्ड हो गया, एमनियोटिक सैक हो गया, प्लेसेंटा हो गया, ये तीनों क्या है? ये टेम्पररी ऑर्गन, फैलोपियन बस परमानेंट ऑर्गन है। लेकिन यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन का एक्सचेंज है या फिर डायरेक्ट एंडोमेट्रियम से कनेक्ट करने की बात भी की गई। ऑक्सीजन का एक्सचेंज आपको लगेगा अम्बिलिकल कॉर्ड में जो वेन है वो भी कर सकती है, बट नहीं, जस्ट बिकॉज ये किससे अटैच्ड है? ये यूट्रस से, यूट्रस के एंडोमेट्रियम पार्ट से अटैच है। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा प्लेसेंटा। क्या होगा ये होगा प्लेसेंटा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एरिया वेयर इंटरचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन द लंग्स। तो लंग्स का कौन सा पार्ट है जहाँ पर गैसेस का आदान प्रदान होता है? इंटरचेंज मतलब एक्सचेंज होना। वेस्टिब्यूल, इनफंडिबुलम, कैपिलरी नेटवर्क ऑफ एल्वियोलाई या फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। बहुत इजी क्वेश्चन है। गैसेस का एक्सचेंज कहाँ पर होता है? एल्वियोलाई में। जब यदि न्यूमोथेरेक्स हो या फिर निमोनिया का केस रहे, ये रही आपकी यहाँ पे ट्रैकिया, यहाँ से है जो आपके लंग्स क्या हैं? डिवाइड हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये रहे आपके लंग्स। तो यहाँ पर आपके अब ये क्या है? ये ब्रोंकाई। अब इन्हीं ब्रोंकाई से है जो छोटी छोटी एल्वियोलाई भी यहाँ पे रहेंगी, लेकिन इनमें जब जनरली क्या हो जाए, फ्लूइड भर जाता है, तो ये क्या कहलाता है? न्यूमोथोरेक्स। निमोनिया की कंडीशन भी डेवलप होगी। तो ये जो गैस का एक्सचेंज होता है कहाँ पर होता है? एल्वियोलाई में। तो यहाँ पर आपका आंसर भी क्या होगा? कैपिलरी नेटवर्क ऑफ द एल्वियोलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, आई होप ये प्रॉपर विजिबल हो रहा हो। इज इट ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनरल सॉल्ट दैट इज इसेंशियल फॉर कोआगुलेशन ऑफ ब्लड। ब्लड कोआगुलेशन में कौन सा मिनरल है जो हेल्पफुल है? सोडियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस या फिर कैल्शियम। कौन सा मिनरल हेल्पफुल है? तो यहाँ पर कौन सा मिनरल हेल्पफुल है? तो वो है कैल्शियम। क्या है? कैल्शियम। क्या कहा जाता है? तो प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन एंड अदर क्लॉटिंग फैक्टर, जैसे कि फैक्टर 10 हो गया, ए प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करने का काम करेगा। तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली क्या होगा?
ये होगा कैल्शियम। आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट वन इज bone forming cells that secretes collagen and other constituents of bone tissue। तो यहाँ पर बोन फॉर्मिंग सेल्स हैं, क्या है? बोन फॉर्मिंग सेल्स हैं जो कि सीक्रेट करती हैं कोलेजन को, अदर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द बोन्स टिश्यू, बोन्स के जो अदर पार्ट्स के लिए टिश्यू की ज़रूरत है यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ बोन टिश्यू, एंड सीक्रेट करेंगी कोलेजन को। तो ये क्या है? बोन फॉर्मिंग सेल्स है। कॉन्ड्रोब्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट या फिर ऑस्टियोसाइट्स क्या कहलाएंगी? तो बोन्स डिस्ट्रक्टिंग सेल्स कहलाएंगी ऑस्टियोक्लास्ट। क्या होंगी? ऑस्टियोक्लास्ट। लेकिन फॉर्मिंग पूछा है तो वो होंगी ऑस्टियोब्लास्ट। क्या है? ऑस्टियोब्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द लोब इन द ब्रेन वेयर द नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम सेंसरी रिसेप्टर इन टंग आर कंडक्टेड अलोंग ग्लैसोफेरेंजियल फेशियल नर्व्स आर रीच्ड। तो यहाँ पर ब्रेन का कौन सा लोब है? ब्रेन का कौन सा लोब है जो नर्व इम्पल्स को स्पेशली सेंसरी रिसेप्टर्स के लिए, जो कि ग्लैसोफेरेंजियल नर्व के साथ टंग के यहाँ पर हेल्प करेगा, फेशियल नर्व भी यहाँ तक जाएगी। तो क्या है? पैराइटल लोब, टेम्पोरल, फ्रंटल या फिर ऑक्सीपिटल लोब। वो कहलाता है टेम्पोरल लोब ऑफ ब्रेन। ब्रेन का टेम्पोरल लोब क्या करेगा? नर्व इम्पल्सेस का एक्सचेंज होगा, स्पेशली सेंसरी रिसेप्टर का। टंग आर कंडक्टेड अलोंग ग्लैसोफेरेंजियल फेशियल नर्व। तो ये सब क्या है यहाँ पर? है टेम्पोरल लोब। नेक्स्ट है कार्डियोवैस्कुलर सेंटर इज लोकेटेड इन। तो यहाँ पर डायरेक्ट आपको ये भी पूछ सकते हैं कि पल्स रेट कौन कंट्रोल करेगा, हार्ट का जो पंपिंग है वो कंट्रोल करने का काम कार्डियोवैस्कुलर सेंटर कहाँ पर है? पॉन्स में, सेरिबेलम, मिड ब्रेन या फिर मेडुला ऑब्लोंगेटा। कार्डियोवैस्कुलर सेंटर कहाँ पर है? ये मेडुला ऑब्लोंगेटा। टेम्परेचर रेगुलेट करने को पूछे तब आप कहेंगे हाइपोथैलेमस। रेस्पिरेटरी और कार्डियोवैस्कुलर के लिए क्या है? तो वह मेडुला ऑब्लोंगेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ओक्यूलोमोटर नर्व दैट अराइज फ्रॉम न्यूक्लियाई ऑफ सेरिब्रल एक्वेडक्ट सप्लाइज द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ओक्यूलोमोटर नर्व है, सेरिब्रल एक्वेडक्ट से स्टार्ट होगी, तो ये सप्लाई सब जगह करती है किसी एक को छोड़कर। 6 एक्सट्रिंसिक मसल, सीलियरी मसल, मसल ऑफ पाइरस या लेटरल रेक्टस मसल। तो यहाँ पर ऑक्यूलोमोटर मतलब क्या है? विजन से रिलेट करती हुई नर्व है। क्या है? विजन, सॉरी, यहाँ पर ऑक्यूलोमोटर मसल है, तो यहाँ पर आपकी अपर पार्ट में जाएगी। तो यहाँ पर इसका रेक्टस मसल से लेना देना कुछ भी नहीं रहेगा। ऑप्टिक नर्व, सॉरी, विजन के लिए। तो यहाँ पर लेकिन ऑक्यूलोमोटर नर्व न्यूक्लियाई ऑफ सेरिब्रल एक्वेडक्ट से निकलेगी, लेकिन इसकी सप्लाई 6 एक्सट्रिंसिक मसल, सीलियरी मसल और मसल ऑफ आइरिस यहाँ सब जगह होगी, लेकिन जो नहीं होगी वो होगी लेटरस रेक्टस मसल। नेक्स्ट वन, द कंडीशन इन एडल्ट्स रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सेस ऑफ ग्रोथ हार्मोन secretion after ossification of bone is completed and result in thickening of the soft tissue। कौन सी कंडीशन है यहाँ पर एडल्ट में कहा गया है कि ग्रोथ हार्मोन क्या है? एक्सेस हो गए हैं, यहाँ पर बढ़ गए हैं ग्रोथ हार्मोन, सीक्रेशन बढ़ गया है, तो बोन्स में इसका ऑसिफिकेशन भी ज़्यादा हो रहा है, जिसके कारण सॉफ्ट टिश्यू में क्या होगी? थिकनिंग होगी। क्या होगी? मोटे होंगे टिश्यूज। तो वो क्या है? क्रेटिनिज्म, मिक्सोडीमा, एक्रोमेगाली या फिर जिजेंटिज्म। तो क्रेटिनिज्म, मिक्सोडीमा और जिजेंटिज्म तीनों थायराइड से रिलेट करती हुई समस्याओं के साथ होंगी। ये होगा एक्रोमेगाली। क्या होगा? ये होगा एक्रोमेगाली। नेक्स्ट वन, द हार्मोन दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय ओवर विच इज सिमिलर टू ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन दैट कीप्स कॉर्पस ल्यूटियम इंटैक्ट एंड हेल्प्स टू सीक्रेट एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। एक हार्मोन है यहाँ पर, एक हार्मोन है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के जैसे ही है, कॉर्पस ल्यूटियम में रहेगा और ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन को सीक्रेट करने में हेल्प भी करेगा। तो ये क्या है? HCG, FSH, प्रोलैक्टिन या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर जब ल्यूटिनाइजिंग के सिमिलर है, लेकिन यहाँ पर कॉर्पस ल्यूटियम से जो प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज करेगी ओवरी के थ्रू,
तो उसको क्या करेगा, इनिशिएट करेगा कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करो। होगा ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन और एससीजी हार्मोन। ये ओनली प्रेगनेंसी में रिलीज होता है या फिर कुछ कार्सिनोमा वाली कंडीशन डेवलप हो रही हो, कार्सिनोमा वाली कंडीशन डेवलप हो रही हो तो यहाँ पर है उस टाइम पे भी रिलीज होगा। नेक्स्ट वन, द इंटरवर्बल डिस्क आर फॉर्म्ड बाय, सॉरी द इंटरवर्टिब्रल डिस्क, तो जो आपकी ये डिस्क है यहाँ पर इसमें बीच में इस तरीके से जो बनी हुई रहेगी, ये डिस्क में इस तरीके से स्पेस होगा, तो स्पेस यहाँ पे कहा गया है कि ये किसका बना है, इलास्टिक कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज, हाइलाइन कार्टिलेज या बोथ इलास्टिक एंड फाइब्रो कार्टिलेज। तो यहाँ पर ये बना हुआ होता है फाइब्रस कार्टिलेज का, किसका, फाइब्रस कार्टिलेज का, क्योंकि यहाँ पर क्या है, वर्टिब्रा है जो आप पढ़ते हैं L4 to L5 खिसक गई या फिर L3 to L4 और L4 to L5 से ही इस जो CSF कलेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर वो जो डिस्क के बीच का स्पेस है वो किससे बनता है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क है तो किससे बनती है, ये बनेगी फाइब्रो कार्टिलेज से। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द एडवांटेज ऑफ ओरल रूट, ओरल रूट का एडवांटेज कौन सा नहीं है, इट इज सेफ, कन्वीनियंट एंड इकोनॉमिकल रूट, सेल्फ मेडिकेशन इज पॉसिबल, विड्रावल ड्रग इज पॉसिबल, एब्जॉर्प्शन इज रैपिड एंड क्विक। नॉट कहा है, कहा गया है कि नहीं है। पहला ऑप्शन है कि सेफ है, कन्वीनियंट है और इकोनॉमिकल है, बिल्कुल सही है। दूसरा, आप खुद से मेडिसिन ले सकते हैं। यदि विड्रावल है ड्रग का तो वो भी पॉसिबल है, यहाँ पर छोड़ना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है, लेकिन ओरल रूट से मेडिकेशन फास्ट एब्जॉर्ब नहीं होती, ना ही क्विक ना ही फास्ट। एक काम होता है आईवी से, किससे, आईवी से। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ओनली डी, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि नॉट अ एडवांटेज। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग रूट इज चूजन फॉर सेंसिटिविटी टेस्टिंग, जब भी कोई सेंसिटिविटी टेस्ट परफॉर्म किया जाना है तो कौन सा रूट चूज किया जाएगा मेडिकेशन इंसर्ट कर डालने के लिए, IM, सबक्यूटेनियस, इंट्राडर्मल या फिर इंट्रावीनस, बहुत इजी क्वेश्चन है। कौन सा रूट अपनाते हैं जब सेंसिटिविटी टेस्ट करना हो, तो वो होगा इंट्राडर्मल रूट। एक तो इस स्लो एब्जॉर्प्शन होगा इन केस कुछ भी प्रॉब्लम होती है या उस मेडिसिन से आपको एलर्जिक है, तो यहाँ पर क्या होगा, आपकी बॉडी रिएक्ट करना स्टार्ट ही करेगी कि आप उसको ट्रीट कर पाएंगे। लेकिन यदि आपने IV या फिर अदर रूट से दिया तो सेंसिटिविटी चेक नहीं की जाती। यहाँ पर सेंसिटिविटी टेस्टिंग या एलर्जिक टेस्टिंग के लिए जो रूट अपनाया जाता है मेडिसिन के लिए वो क्या होगा, इंट्राडर्मल। नेक्स्ट वन, रबिंग इज द ड्रग ऑन द स्किन, स्किन पर कोई भी मेडिसिन लगा के रब करना क्या कहलाएगा, एनोटोफोरेसिस इंजेक्शन, जेट इंजेक्शन या फिर एडहेसिव यूनिट। ये कहलाएगा कि आपके हाथ पे क्रीम लगा के वहाँ पे यदि रब कर रहे हैं, कोई मेडिसिन लगा रहे हैं, वो कहलाता है इंजेक्शन। नेक्स्ट वन, हैवी मेटल्स लाइक आर्सेनिक एंड मर्करी आर एक्सक्रीटेड थ्रू विच ऑर्गन, तो जो आर्सेनिक और मर्करी है इनका एक्सक्रीशन कहाँ से होगा, लंग्स से, इंटेस्टाइन से, स्किन से कि वाइल से। आर्सेनिक हो गया, मरकरी हो गई, कहाँ से एक्सक्रिएट हो पाएंगे, तो होंगे स्किन से, कहाँ से, स्किन से। नेक्स्ट वन, अनयूजुअल रेजिस्टेंस टू नॉर्मल थेराप्यूटिक डोज ऑफ अ ड्रग, अनयूजुअल रेजिस्टेंस का मतलब है कि जो नॉर्मल थेराप्यूटिक ड्रग का डोज ले रहे हैं आप, उससे क्या कर रहे हैं, इतना जरूरी उतना ही ले रहे हैं, तो क्या है ड्रग की, क्यूमुलेशन, टॉलरेंस, सिनेरेसिज्म या फिर एंटागोनिज्म। ये कहलाएगा टॉलरेंस, मतलब उस मेडिसिन को टॉलरेट करने की क्षमता, झेलने की क्षमता। तो क्या, अनयूजुअल रेजिस्टेंस टू नॉर्मल थेराप्यूटिक डोज, तो ये कहलाएगा टॉलरेंस ऑफ द ड्रग। क्या होगा, ड्रग टॉलरेंस। नेक्स्ट वन, हु डेवलप्ड वैक्सीन फॉर रेबीज, ये मैंने क्वेश्चन कौन सी वैक्सीन किसने डिस्कवर की, कब की, सेकंड शॉर्ट चैनल पे मैंने अपडेट है जो किया है, 3 मिनट में पूरा बताया कि कौन सी वैक्सीन किसने कब डिस्कवर करके बताई है। हु डेवलप्ड वैक्सीन फॉर रेबीज, जोसेफ लेसर, रॉबर्ट कोच, एडवर्ड जेनर या फिर लुइस पास्चर, इन सभी ने वैक्सीन दी हैं।
तो जो वैक्सीन रेबीज़ की वैक्सीन, तो ये दी है किसने? लुईस पास्चर ने। एडवर्ड जेनर को वैक्सीनेशन का जनक कहा जाता है क्योंकि इन्होंने ही स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन की भी खोज की थी। रेबीज की वैक्सीन की खोज किसने की थी? लुईस पास्चर ने। नेक्स्ट वन, इन बैक्टीरिया एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जेनेटिक एलिमेंट्स कंसिस्टिंग ऑफ डीएनए आर कॉल्ड। बैक्टीरिया में जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जेनेटिक एलिमेंट्स हैं जिनमें डीएनए होता है, क्या कहलाते हैं? क्रोमोसोम, प्लाज्मिड न्यूक्लियस या फिर न्यूक्लिक एसिड। तो ये कहलाएंगे आपके क्या? प्लाज्मिड। कोई भी बैक्टीरिया है, वायरस है, कुछ बैक्टीरिया होते हैं डीएनए, कुछ आरएनए, स्पेशली वायरस डीएनए और आरएनए वाले वायरस भी होते हैं। तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जेनेटिक एलिमेंट्स की बात की गई है, वो क्या है? प्लाज्मिड। नेक्स्ट वन, बैक्टीरियम विच रिक्वायर्स मच हायर लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रोथ आर सेड टू बी। कौन से बैक्टीरिया हैं जिनको बहुत ज़्यादा मात्रा में अपनी ग्रोथ के लिए CO2 की ज़रूरत पड़ेगी? माइक्रो एरोफिलिक, कैप्नोफिलिक, मीजोफिलिक या फिर थर्मोफिलिक। कौन से बैक्टीरिया हैं जिनको हाई लेवल पे CO2 की ज़रूरत पड़ेगी अपनी ग्रोथ के लिए? तो कहलाएंगे कैप्नोफिलिक। क्या है? कैप्नोफिलिक। थर्मोफिलिक भी आ चुका है एग्जाम में, आया था MP व्यापम के एग्जाम में। नेक्स्ट वन, स्टेनिंग मेथड फॉर डिमॉन्स्ट्रेटिंग एसिड फास्ट वैसिलाई। एसिड फास्ट वैसिलाई के लिए जो मेथड अपनाई जाती है वो क्या है? ग्राम स्टेन, जील नेल्सन स्टेन, एल्बर्ट स्टेन या फिर पॉन्डर स्टेन। तो ये जो मेथड है एसिड फास्ट वैसिलाई, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई हो गया, लेप्रा हो गया, तो इसके लिए जो मेथड यूज़ की जाती है वो कहलाती है जील नेल्सन स्टेनिंग टेक्निक। नेक्स्ट इज Which method does not belongs to sterilization below 100 डिग्री सेल्सियस? कौन सी मेथड में स्टरलाइजेशन प्रोसेस 100 से नीचे नहीं होगी? होल्डर मेथड ऑफ पास्चराइजेशन, फ्लैश मेथड ऑफ पास्चराइजेशन, टिंडलाइजेशन या प्रिंसिपेशन। तो यहाँ पर बिलो 100 के नहीं होगी, तो कहलाता है टिंडलाइजेशन। ये कहा गया है कि नॉट बिलोंग्स टू स्टरलाइजेशन बिलो 100, इसमें 100 से कम। पास्चराइजेशन में 100 से कम यूज़ किया जाएगा, टिंडलाइजेशन में 100 से ज़्यादा 15 से 20 मिनट के लिए, और एक फूड को स्टरलाइज करने की बेस्ट मेथड कंसिडर की जाती थी 19वीं शताब्दी में, 19th सेंचुरी में। क्लियर? तो यहाँ पर आंसर भी आपका क्या होगा? टिंडलाइजेशन। नेक्स्ट इज ABC इन इमरजेंसी केयर बी स्टैंड फॉर। ABC में इमरजेंसी केयर में ABC में B का मतलब क्या है? ब्लीडिंग, ब्रेन डेथ, ब्रीथिंग या फिर ब्लड प्रेशर। बहुत ईजी है। क्या क्या होगा? एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन। क्या? एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। नेक्स्ट वन, प्राइमरी वे एयर एंटर्स एंड लीव्स द रेस्पिरेटरी सिस्टम। प्राइमरी वे क्या है? मतलब रास्ता क्या है? एयर एंटर होगी रेस्पिरेटरी सिस्टम में, माउथ से, नोज से, लैरिंग्स से कि फेरिंग्स से। तो यहाँ पर मान लीजिए कोई लेडी बनी हुई है, मान के चलिए, यहाँ पर ये देखिए, जब भी आपके सांस लेने का जो तरीका है, सांस कहाँ से जाएगी? अंदर, नोज से होते हुए ही जाएगी। तो यहाँ पर ही नोज़ है, तो यहाँ से नोज़ के थ्रू एंटर होते हुए यदि सांसें आपकी जाएंगी, इस तरीके से नोज़ के बाद ही अंदर जाएंगी ट्रैकिया के थ्रू लंग्स में। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? प्राइमरी वे एयर एंटर होने का तो होगी नोज़। नेक्स्ट वन, कंडीशन इन विच द लंग्स डू नॉट गेट सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर फॉर ब्रीदिंग। कौन सी कंडीशन है जिसमें लंग्स में प्रॉपर जो सप्लाई नहीं हो पाएगी एयर की, और ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होगी? चोकिंग, हिकअप्स, एस्फैक्सिया फिर वाइंडिंग। तो ये कहलाएगा एस्फैक्सिया। और डूबने के कारण एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, जो लोग पानी में डूबते हैं तो उनमें जो डेथ का रीज़न है वो क्या है? वो होता है यहाँ पर ड्राउनिंग के कारण क्या होगा? एस्फैक्सिया होगा। एस्फैक्सिया के कारण पर्सन की डेथ हो जाती है। जब लंग्स आपके प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, सफिशिएंट सप्लाई एयर की नहीं कर पा रहे हैं ब्रीदिंग के टाइम पर, जो डेवलप होगा वो कहलाएगा एस्फैक्सिया।
नेक्स्ट वन, सडन इनवॉलेंट्री एंड पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल और ग्रुप ऑफ मसल इज कॉल्ड। मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होना, वो भी पेनफुल, एक मसल या पूरी मसल्स में, क्या कहलाएगा? स्ट्रेन, क्रैम्प, स्प्रेन या फिर डिसलोकेशन। तो ये कहलाएगा क्या? क्रैम्प। अचानक से आपको मसल पेन होने लगता है सडनली, लेग में, हैंड में, कहीं पर भी, तो क्या कहलाएगा? क्रैम्प। नेक्स्ट वन, इन विच टाइप ऑफ वुंड द सॉफ्ट टिश्यू बीनीथ द स्किन आर डैमेज्ड बट द स्किन इज नॉट ब्रोकन। स्किन इंटैक्ट रहेगी, स्किन इंटैक्ट रहेगी, स्किन ब्रोकन नहीं हुई है, लेकिन स्किन के नीचे जो सॉफ्ट टिश्यू है वो उसमें वुंड देखने को मिलेगा। तो क्या है? इंसीज्ड, पंचर, ब्रोसिस या फिर एब्रेशन। ये कहलाएगा आपका ब्रसिस। क्या होगा? ब्रसिस। पंचर और इंसीजन में, तो इंसीजन में कट लगाएंगे, पंचर में कुछ निडल के थ्रू करेंगे पंचर, लेकिन यहाँ पर सॉफ्ट टिश्यू है बीनीथ द स्किन, क्या है? वुंड हुआ है, लेकिन स्किन ब्रोक नहीं हुई है, तो वह ब्रसिस। नेक्स्ट वन, पेलनेस ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन आइदर एज अ रिजल्ट ऑफ डिमिनाइज्ड सर्कुलेटिंग रेड सेल्स और डिमिनाइज्ड ब्लड सप्लाई इज कॉल्ड। तो ये देखिए, स्किन का पेल होना, स्किन का पेल होना है यहाँ पर, म्यूकस मेम्ब्रेन स्किन पेल है और हुआ है किसके कारण? आरबीसी की सप्लाई कम होने के कारण या फिर ब्लड सप्लाई कम होने के कारण। तो क्या? अल्सर, स्वेलिंग, पैलर या फिर रेसिस होता है। पैलर एनीमिया का सिम्टम है। एनीमिया में आपके ब्लड में प्रॉपर आरबीसी नहीं होंगी, हीमोग्लोबिन नहीं होगा, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी। तो ये क्या है यहाँ पर? ये सभी साइन किसके? पैलर के, पेल टाइप से फेस का दिखना। नेक्स्ट वाज वॉमिटिंग और ब्लड इज कॉल्ड। वॉमिटिंग के साथ में ब्लड का आना क्या है? एपिस्टैक्सिस, तो ये नोज ब्लीडिंग है। हेमेटेमेसिस, एमेसिस वर्ड जोड़ा, मतलब यहाँ पर क्या है? वॉमिटिंग, ही मतलब होता है ब्लड, ब्लड के साथ क्या होना? वॉमिटिंग का आना, सॉरी वॉमिटिंग ऑफ ब्लड। तो ये क्या है? हेमेटेमेसिस। क्या है? हेमेटेमेसिस। ब्लड के साथ म्यूकस का आना कहलाएगा हेमोप्टाइसिस। नेक्स्ट वन, एक्सेसिव यूरिनेशन एट नाइट, रात में बहुत ज़्यादा सूसू जाना, क्या है? डिसयूरिया मतलब पेनफुल यूरिनेशन, एनयूरिया मतलब एब्सेंट, ये कहलाएगा नॉक्ट्यूरिया। क्या होगा? कहलाएगा नॉक्ट्यूरिया, मतलब रात में यूरिन का जाना। नेक्स्ट वन, पेन वाइल स्वालोइंग इज कॉल्ड। निगलने में जब दर्द हो तो क्या है? डिस्निया, डिस्फेजिया, डिस्पेप्सिया, फिर ऑर्डिनोफेजिया। ये क्या कहलाएगा? पेन वाइल स्वालोइंग, निगलने में दर्द होना, निगलने में दर्द होना क्या कहलाएगा? डिस्फेजिया में तो स्पीकिंग, बोलने में होगा, ये कहलाएगा आपका ऑर्डिनोफेजिया। नेक्स्ट वन, डिस्चार्ज फ्रॉम द ईयर, कानों से डिस्चार्ज होना क्या है? ओटैल्जिया, इसका मतलब तो पेन होता है। ओटोरिया मतलब कुछ डिस्चार्ज हो रहा है कान से, डीपनेस का मतलब बहरा, टिनिटस का मतलब होता है रिंगिंग साउंड। तो आंसर क्या होगा आपका? ओटोरिया। जैसे राइनोरिया होता है नाक से पानी बहते रहना, लेकिन जैसे ही कान से डिस्चार्ज होना, सेरुमेन बैग्स या फिर फ्लूइड, तो कहलाएगा ओटोरिया। नेक्स्ट वन, विच अमंग द फॉलोइंग प्रोड्यूस अ हीट स्टेबल एंडोटॉक्सिन। इनमें से क्या है जो हीट स्टेबल एंडोटॉक्सिन को प्रोड्यूस करेंगे? साल्मोनेला, स्टेफाइलोकोकल, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म या फिर नन ऑफ द अबव। कौन है जो हीट स्टेबल एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस करेंगे? वो कहलाएंगे स्टेफाइलोकोकल बैक्टीरिया। क्या है? स्टेफाइलोकोकल बैक्टीरिया। नेक्स्ट वन, Which of the following shows clinical sign in less than 10% of infected individual? इनमें से कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें 10% से भी कम जनता में क्लिनिकल साइन दिखाई देंगे? किसके? अमीबियासिस, टाइफॉइड, एस्केरियासिस या फिर हुकबॉम। क्लिनिकल साइन देखने को मिलेंगे 10% से भी कम इंडिविजुअल में इन्फेक्टेड, तो होगा अमीबियासिस। इसको आप लोकल लैंग्वेज में कह सकते हैं आओ पढ़ना। कम जनता में इस प्रॉब्लम के क्लिनिकल साइन देखने को नहीं मिलते हैं, सॉरी मिलेंगे देखने को, लेस देन 10% से भी वो इन्फेक्टेड हैं वो, तो होगा अमीबियासिस। नेक्स्ट वन,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अप्रोप्रिएट अबाउट लो ऑस्मोलैरिटी और ORS। तो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट अप्रोप्रिएट नहीं है? लो ऑस्मोलैरिटी ORS है उनको लेकर। स्टूल आउटपुट इज डिक्रीज बाय 20%, वॉमिटिंग इज रिड्यूस्ड बाय 30%, नीड फॉर अनशेड्यूल्ड IV थेरेपी इज रिड्यूस्ड बाय 33%, एक्सपेंडिचर इज रिड्यूस्ड बाय 50%। लो ऑस्मोलैरिटी ORS, यहाँ पर आपने ORS खूब पढ़े हैं। अब यहाँ पर कहा गया है कि लो ऑस्मोलैरिटी ORS में यहाँ पर क्या नहीं होगा? लो ऑस्मोलैरिटी ORS में जो कंसंट्रेशन की बात करते हैं हम, तो इसका जो 245 MOS पर ml क्या है यहाँ पर, या फिर 75 mmol पर लीटर ग्लूकोज ऑस्मोलैरिटी रहेगी। तो यहाँ पर कहा गया है कि अप्रोप्रिएट नहीं है। तो इसमें स्टूल आउटपुट क्या होगी? 25% से कम होगी, वॉमिटिंग 30% से कम होगी, और इवन अनशेड्यूल्ड जो बिना काम के 33% केसेस में बॉटल चढ़ जाए वो भी बच जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा वो क्या होगा? होगा एक्सपेंडिचर रिड्यूस्ड बाय 50%। नेक्स्ट वन, इम्यूनोग्लोबुलिन इज नॉट एडवाइजेबल फॉर। तो किस केस में इम्यूनोग्लोबुलिन नहीं लगाया जाएगा? मम्स, रेबीज, मीजल्स या फिर वेरिसेला जूस्टर। तो होगा मम्स में। किसमें? मम्स में इम्यूनोग्लोबुलिन एडवाइजेबल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज्ड बाय कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस किससे होगा? इन्फ्लुएंजा, निपाह, सार्स या फिर ऑल। तो सबको पता होगा सार्स से। निपाह अभी रिसेंट में केरला में बहुत फैला था। नेक्स्ट, जील नेल्सन स्टेनिंग इज यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग। जील नेल्सन स्टेनिंग किसके लिए यूज़ की जाती है? HIV, लेप्रोसी, TB या फिर टाइफॉइड। एक लौती मेथड है जो मोस्ट ऑफ दी यूज़ की जाती है ट्यूबरक्लोसिस के लिए। किसके लिए? TB के लिए। जील नेल्सन स्टेनिंग। स्टार्टिंग में भी हमने इसको जील नेल्सन मेथड को लेके क्वेश्चन पढ़ा है इसी पेपर में। नेक्स्ट वन, साल्क वैक्सीनिज्म। साल्क वैक्सीन किस तरीके की वैक्सीन है? किल्ड, लाइव एटेन्यूएटेड, रिकॉम्बिनेंट या फिर पॉलीसैकेराइड वैक्सीन। साल्क वैक्सीन है किल्ड वैक्सीन। कौन सी? किल्ड वैक्सीन। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाइडली प्रेवलेंट इन इंडिया। तो वाइडली प्रेवलेंट क्या है इंडिया में? मतलब नए पुराने केसेस सबसे ज़्यादा किसके आए? सिफिलिस के, कैनक्रॉइड, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस या फिर गोनोरिया। तो वाइडली प्रेवलेंसी है इंडिया में कौन सी सेक्सुअल डिसीज की? तो वो है किसकी? गोनोरिया की। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट टूल ऑफ कम्युनिटी एम्पावरमेंट एंड पार्टिसिपेशन। कम्युनिटी एम्पावरमेंट और पार्टिसिपेशन के लिए कौन से टूल जरूरी हैं? RKS, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, JSY, जननी सुरक्षा योजना, फिर जननी शिशु सुरक्षा योजना, फिर है आपका VHSNC। क्या है? VHSNC, विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशनल कमिटी। एक इम्पॉर्टेंट टूल है पार्टिसिपेशन के लिए भी और एम्पावरमेंट के लिए। क्या? VHSNC मतलब विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन कमिटी। नेक्स्ट वन, रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर फॉर द प्रिजम्पटिव डायग्नोसिस अंडर IDSP। IDSP प्रोग्राम के तहत जो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर होगा वो क्या होगा? लैब टेक्नीशियन, जूनियर पब्लिक हेल्थ नर्स, मेडिकल ऑफिसर या फिर जूनियर हेल्थ इंस्पेक्टर। तो ये होगा यहाँ पर आपका मेडिकल ऑफिसर। नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसीज नॉट नोटिफाइबल इन इंडिया। भारत में कौन सी डिसीज नोटिफाई नहीं हुई? प्लेग, कोलेरा, मम्स या फिर मीजल्स। प्लेग के केस खूब आए, कोलेरा के भी आते रहते हैं और मीजल्स के भी आए हैं, लेकिन मम्स के केस ना के बराबर रहे हैं। नेक्स्ट वन, मॉर्टेलिटी रेट इज डिफाइंड बाय। मॉर्टेलिटी रेट यहाँ पर क्या है? नंबर ऑफ डेथ पर 100 पॉपुलेशन, रेट पर 1000, नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पॉपुलेशन, नन ऑफ दीज। मॉर्टेलिटी रेट मतलब मरने वाली जो नंबरिंग है तो वो क्या होगी? वो होती है नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पॉपुलेशन। कितना? नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पॉपुलेशन। लेकिन यदि यही MMR में पूछे तो कितना हो जाता है? 1 लाख हो जाएगा। 1000 की जगह 1 लाख।
तो यहाँ पर कोई पर्टिकुलर ना IMR पूछी ना MMR पूछी, कुछ नहीं पूछा, ओनली मॉर्टेलिटी। तो वो क्या है, नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पॉपुलेशन। नेक्स्ट वन, अल्मा अटा डिक्लेरेशन इन 1978 स्ट्रेस्ड द नीड फॉर। तो यहाँ पर अल्मा अटा डिक्लेरेशन हुआ था 1978 में। तो यहाँ पर किसकी जरूरत थी, हेल्थ फॉर ऑल बाय द ईयर 2020, हेल्थ फॉर ऑल बाय ईयर 2000 या फिर हेल्थ फॉर ऑल बाय 1998। बहुत ही ईजी है, PHC भी इसी सन में आया था अल्मा अटा डिक्लेरेशन के तहत 1978 में। तो जो टारगेट था वो क्या था, हेल्थ फॉर ऑल बाय द ईयर 2000। नेक्स्ट वन, नेम द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमिटी। हेल्थ सर्वे और डेवलपमेंट कमिटी जिसकी स्थापना हुई थी 1943 में, इसके चेयरमैन कौन थे, जोसेफ डैनियल, मुदलियार, जोसेफ भोर या फिर मुखर्जी। हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमिटी इसके जो चीफ थे, चेयरमैन थे, वो थे सर जोसेफ भोर। कौन थे, सर जोसेफ भोर। मुदलियार कमेटी के मुदलियार थे, मुखर्जी के मुखर्जी थे। नेक्स्ट वन, प्लानिंग कमीशन इज ऑल्सो नोन एज। प्लानिंग कमीशन का दूसरा नाम क्या है, नीति निर्माण, नीति आयोग, प्राइम मिनिस्टर योजना या फिर प्लानिंग रोजगार अब्रॉड। तो यहाँ पर एक कहलाएगा प्लानिंग कमीशन का दूसरा नाम क्या है, नीति आयोग। नेक्स्ट वन, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रॉस रिप्रोडक्टिव रेट। GRR पूछी, ग्रॉस रिप्रोडक्टिव रेट का मतलब क्या है। एवरेज नंबर ऑफ गर्ल दैट विल बी बोर्न बाय वुमेन इन हर लाइफ, एवरेज नंबर ऑफ गर्ल दैट विल बी प्रोड्यूस्ड बाय वुमेन कंसीडरिंग सम विल डाई, नंबर ऑफ डेथ ऑफ वुमेन फॉर परपीरियल कॉसेस पर 1000 लाइव बर्थ, नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ अंडर 1 ईयर ऑफ एज पर 1000 लाइव बर्थ। तो यहाँ पर वुमेन की परपीरियल कॉज के कारण 1 लाख कहते, तब आपका होता है MMR। लास्ट ऑप्शन में कहा है तो यह IMR है। यहाँ पर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ग्रॉस रिप्रोडक्टिव रेट का मतलब होता है कि जो रिप्रोडक्टिव पूरे टाइम पीरियड में किसी लेडी ने जितनी गर्ल्स को जन्म दिया है वो क्या कहलाएगा, कहलाएगा ग्रॉस रिप्रोडक्टिव रेट। एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स दैट विल बी बोर्न बाय वुमेन इन हर लाइफ, एक वुमेन ने अपने पूरे जीवन काल में जो लड़कियों को जन्म दिया है, गर्ल्स को जन्म दिया है, वो यहाँ पे कहलाएगा ग्रॉस रिप्रोडक्टिव रेट। नेक्स्ट वन, EC रजिस्टर कंटेंस डिटेल। एलिजिबल कपल रजिस्टर में जो डिटेल होगी वो क्या होगी, कपल अंडर द एज ऑफ ग्रुप 15 to 14, द डिटेल्स ऑफ मदर एंड चाइल्ड, डिटेल्स ऑफ एडोलेसेंस एज ग्रुप, डिटेल्स ऑफ मैरिड वुमेन। कपल में जो फर्टाइल कपल कौन से होंगे, 15 से 45 साल तक के, तो वही इसमें आएंगे। एलिजिबल कपल में तो होंगे 15 to 45 ईयर्स तक के लोगों को इसमें रजिस्टर करना है। ना कपल रजिस्टर पे माँ बच्चे रजिस्टर होंगे, ना एडोलेसेंट, ना ही मैरिड वुमेन। इसमें होंगे कपल जो जिनकी उम्र 15 से 45 साल तक है वो। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज डन इन हॉस्पिटल। तो कौन सी एक्टिविटी है जो हॉस्पिटल में ही होती है, एक्टिव सर्वेलेंस, पैसिव सर्वेलेंस, मास सर्वे या फिर रैपिड फीवर सर्वे। तो ये कहलाता है पैसिव सर्वेलेंस, जो ओनली हॉस्पिटल में बस होगा। कौन सा, हॉस्पिटल में बस होगा जो सर्वे वो। नेक्स्ट वन, विच आर द 3 रजिस्टर्स अमंग द गिवन 4 दैट आर कॉमन, JHI एंड JPHN। इंफॉर्मेशन रजिस्टर, फैमिली हेल्थ सर्वे एंड फॉलोइंग विथ एन इंडेक्स, कम्युनिटी एजुकेशन रजिस्टर या फिर इंडिविजुअल रजिस्टर फॉर नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। क्या सही होगा आपका, यहाँ पर कहा गया है कि 3 रजिस्टर रखे जाते हैं जूनियर पब्लिक हेल्थ नर्स के लिए। कौन से हैं, वो होगा यहाँ पर आपका जनरल इंफॉर्मेशन रजिस्टर, फैमिली हेल्थ सर्वे फॉलोइंग अप विथ एन इंडेक्स और कम्युनिटी एजुकेशन रजिस्टर। तो आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर A, 1, 2, 3, 1, 2 and 3। नेक्स्ट वन, ब्रेट्युआ इंडेक्स इज मीन टर्म। ब्रेट्युआ इंडेक्स ऑप्शन में है नंबर ऑफ पॉजिटिव कंटेनर्स पर 100 हाउस विजिटेड, परसेंटेज ऑफ वाटर होल्डिंग कंटेनर इन्फेक्टेड विथ लार्वा, परसेंटेज ऑफ हाउसेस इन्फेक्टेड विथ लार्वा या फिर नन ऑफ दीज। तो ब्रेट्युआ इंडेक्स का मतलब है यहाँ पर नंबर ऑफ पॉजिटिव कंटेनर पर 100 हाउसेस विजिटेड। जब आप 100 हाउस पर 100 हाउस विजिट करेंगे तो जो कंटेनर वहाँ पाए जाएंगे
कहलाएगा ब्रेटियो इंडेक्स। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल एट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 0.2 ppm इन वाटर फॉर्म्स ब्लैक प्रेसिपिटेट इन वाटर। तो यहाँ पर क्या है ऐसा मेटल जो कि 0.2 ppm वाटर में ब्लैक कलर का हो जाएगा? मैग्नीज, आयरन, कॉपर या फिर एल्यूमिनियम। तो होगा मैग्नीज। क्या होगा? मैग्नीज। ओजोन इज्जत, तो ओजोन क्या है? क्लियर, आपने पढ़ी हो। ओजोन तो क्या है? प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट, सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट या फिर टर्सरी एयर पॉल्यूटेंट या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो ओजोन गैस आपने पढ़ी है, वो है सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट। ओजोन लेयर है यहाँ पर, वो है यहाँ पर। तो ओजोन क्या है? सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट। नेक्स्ट वन, परमानेंट लॉस ऑफ हियरिंग में अकर इन द एक्सपोजर ऑफ नॉइज इज अबव द रेंज ऑफ। तो 160 डेसिबल से ज़्यादा का गाना या फिर आप ज़्यादा साउंड सुनते हैं तो आपके परमानेंट हियरिंग लॉस है जो होने के चांसेस रहेगा। नॉर्मल होता है 60 डेसिबल तक, नॉर्मल 60 डेसिबल तक, लेकिन 160 से यदि ज़्यादा सुनेंगे आप तो आपको हियरिंग प्रॉब्लम हो सकती है और आपका हियरिंग कैपेसिटी है जो जा सकती है। नेक्स्ट वन, वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे थीम फॉर 2021। 2021 की थीम पूछिए क्या थी? 2021 की थीम थी एनवायरमेंटल हेल्थ डे की, प्रायोरिटाइजिंग एनवायरमेंटल हेल्थ फॉर हेल्थियर कम्युनिटीज इन द ग्लोबल रिकवरी। क्या है 2021 की थीम? प्रायोरिटाइजिंग एनवायरमेंटल हेल्थ फॉर हेल्थियर कम्युनिटीज इन द ग्लोबल रिकवरी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न इज अडॉप्टेड फॉर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से कौन सा पैटर्न अडॉप्ट किया गया है? कलेक्शन, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज, फिल्ट्रेशन, डिस्पोजल या फिर स्टोरेज, कलेक्शन, डिस्पोजल या फिर ऑल ऑफ दी अबव। जो भी आप सॉलिड वेस्ट कलेक्ट करते हैं उसको कैसे मैनेज करेंगे? पहला है स्टोर करेंगे, स्टोरेज, फिर कलेक्शन, फिर डिस्पोजल। तो आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वन, द मोस्ट इफेक्टिव मेजर्स टू ब्रेक द डिसीज साइकिल। कोई भी बीमारी फैल रही हो तो वहाँ का सोर्स सबसे पहले मिटाएंगे आप, तो क्या होगी? बीमारी रुकावट होगी। तो यहाँ पर वो क्या होगा? सोर्स ब्रेक करने के लिए होगा यहाँ पर सेग्रीगेशन ऑफ फीसेस। क्या होगा? सेग्रीगेशन ऑफ फीसेस। नेक्स्ट वन, स्लीपिंग सिकनेस इज ट्रांसमिटेड बाय। स्लीपिंग सिकनेस, नींद सी भरी रहे, किसके थ्रू होगा? टेस्टिस फ्लाई, मॉस्क्यूटो, सैंड फ्लाई या फिर हाउस फ्लाई। स्लीपिंग सिकनेस होगा टेस्टिस फ्लाई से। किससे? टीसेट्स फ्लाई से। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्मली फ्लाई वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। कौन से हैं जो बहुत शॉर्ट डिस्टेंस से उड़ेंगे? एडीज, हाउस फ्लाई, सैंड फ्लाई या फिर क्यूलेक्स, मॉस्क्यूटो। तो होंगी क्या? सैंड फ्लाई। फ्लाई विद द वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, बहुत पास से उड़ेंगी, वो कहलाएंगी सैंड फ्लाई। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग रीडेंटिसाइड इज टू डेंजरस फॉर यूज। कौन से रोडेंटिसाइड, मतलब जो मच्छरों को मारने के लिए रोडेंटिसाइड यूज करते हैं तो डेंजर है यूज करना? टैलियम सल्फेट, सोडियम फ्लोकोस्टेट या फिर रेड स्क्विल या फिर ऑल ऑफ दी अबव। घर पे आप चूहों को मारने के लिए अलग अलग तरीके की दवाई रखते हैं तो उनमें सबसे ज़्यादा डेंजरस क्या है? थैलियम सल्फेट। क्या है? थैलियम सल्फेट। नेक्स्ट इज, इंटरमीडिएट होस्ट ऑफ ड्रैक्यूनोलियासिस। इंटरमीडिएट होस्ट क्या है? ड्रैक्यूनोलियासिस के लिए मैन, पिग, साइक्लोप्स या फिर नन ऑफ द अबव। क्या होगा? आप लोग भी यहाँ पे मार्क कर सकते हैं अपना आंसर। कहा गया है कि जो ड्रैक्यूनोलियासिस, क्या है? ड्रैक्यूनोलियासिस है जो, ड्रैक्यूनोलियासिस में इंटरमीडिएट होस्ट क्या है? इसके लिए ग्योना वॉर्म डिसीज भी कहा जाता है। तो इसके लिए क्या होगा? ये होगा साइक्लोप्स। एक तरीके का क्या है? पैरासाइटिक इन्फेक्शन है, बट इसका जो होस्ट है, इसका जो होस्ट है क्या कहलाएगा? तो यहाँ पर इसका जो इंटरमीडिएट होस्ट है क्या है? इंटरमीडिएट होस्ट है वो होगा साइक्लोप्स। क्या होगा? साइक्लोप्स। नेक्स्ट वन,
IEC स्टैंड फॉर, तो बहुत इजी, IEC का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ हेल्थ कम्युनिकेशन। हेल्थ कम्युनिकेशन जब भी करते हैं इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए, मोटिवेटिंग होना चाहिए, काउंसलिंग वाला भी कर सकते, लेकिन प्रोपेगेंडा है जो नहीं होना चाहिए यहाँ पे। तो आंसर क्या है यहाँ पर आपका? प्रोपेगेंडा। नेक्स्ट वन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्या है? नॉन प्रोजेक्टेड एड, प्रोजेक्टेड एड, मीडिया, फिर नन ऑफ द अबव। PPT पूछा है, प्रोजेक्टेड एड, क्या है? प्रोजेक्टेड एड है। नेक्स्ट वन, लेटर्स टू एडिटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन। लेटर्स टू एडिटर है किस तरीके का कम्युनिकेशन कंपोनेंट है? मैसेज, फीडबैक, चैनल या फिर सोर्स। ये मैंने आपको कुछ भेजा, आप अच्छे बुरे दोनों तरीके के कमेंट मेरे पास रिप्लाई करते हैं, तो ये क्या कहलाएगा? कहलाएगा फीडबैक। तो लेटर्स टू एडिटर जिसने लिखा है उसके बारे में कुछ लिख के भेजना, किसका एग्जाम्पल है? फीडबैक का। नेक्स्ट वन, माइक्रो टीचिंग इज इंट्रोड्यूस्ड बाय। माइक्रो टीचिंग की शुरुआत की थी ड्विट W. एलन। क्या है? ड्विट W. एलन ने इसकी शुरुआत की थी। नेक्स्ट वन, एक्सपेंशन ऑफ दिशा। तो दिशा प्रोग्राम का पूरा नाम है डायरेक्ट इंटरवेंशन सिस्टम फॉर हेल्थ अवेयरनेस। क्या है? डायरेक्ट इंटरवेंशन सिस्टम फॉर हेल्थ अवेयरनेस। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग कम अंडर कॉग्निटिव डोमेन ऑफ हेल्थ। क्या है? कॉग्निटिव डोमेन ऑफ हेल्थ एजुकेशन में आएगा, तो मेंटली सोचने वाली क्षमता में नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल या फिर एप्टीट्यूड। तो ये कहलाएगा आपका नॉलेज। क्या होगा? नॉलेज के दम पर ही है जो आप कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं, तो यहाँ पर वही है। कॉग्निटिव डोमेन कौन सा है? तो वो है यहाँ पर आपका नॉलेज। नेक्स्ट वन, वर्ल्ड हेल्थ डे, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो आप कब मनाते हैं? अप्रैल 7 को। नेक्स्ट वन, कम्युनिकेशन विदाउट वर्ड्स, बिना बोले कुछ भी बात कर लेना, क्या है? वर्बल, नॉन वर्बल, हॉरिजॉन्टल या फिर इंफॉर्मेशनल। ये कहलाता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। किसी को साइन लैंग्वेज आती है, जो लोग गूंगे बहरे लोग होते हैं वो बोल नहीं पाते हैं, न सुन पाते हैं, तो उनके लिए साइन लैंग्वेज के थ्रू समझाया जाता है। तो वो जो बोल रहा है आप यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, गेस्चर, पोस्चर, बॉडी से बता सकते हैं, वो क्या कहलाए? वो कहलाएगा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट वन, मोस्ट वाइडली यूज्ड रीडिंग मटेरियल, सबसे ज़्यादा पढ़ने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? तो वो है न्यूज़पेपर। क्या है? न्यूज़पेपर। नेक्स्ट वन, प्रॉपर एंड इफेक्टिव परचेज सिस्टम इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का सबसे प्रॉपर और बेसिक प्रिंसिपल है कुछ भी चीज़ परचेज करने के लिए, तो प्रिंसिपल मैनेजमेंट क्या होगा? मनी, पर्सनल, मटेरियल या फिर टाइम मैनेजमेंट। प्रॉपर एंड इफेक्टिव सिस्टम है, बेसिक प्रिंसिपल है किसका? मटेरियल मैनेजमेंट का। नेक्स्ट वन, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट पुट फॉरवर्डेड बाय। तो एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी किसने दी थी? ये दी थी आपकी हेनरी फायोल ने, जो 14 प्रिंसिपल दिए थे वो। नेक्स्ट वन, द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्सप्लेन्ड बाय। ब्रेन स्टॉर्मिंग कॉन्सेप्ट दिया था किसने? ऑसबॉर्न, थर्मैन, यंग, फ्रूड ने। ये दिया था ऑसबॉर्न ने। किसने? ऑसबॉर्न ने। नेक्स्ट इज, विच टाइप ऑफ लीडरशिप इनकरेज एंड प्रमोट पार्टिसिपेशन, टीम वर्क एंड मोटिवेशन ऑफ सबऑर्डिनेट। कौन सी लीडरशिप है ऐसी जिसमें आप अपने छोटे जो आपके अंडर काम करते हैं सभी लोगों को प्रॉपर काम वाम करने का अधिकार हो, तो वो कहलाती है डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ लीडरशिप स्टाइल। ऑटोक्रेटिक में सुपीरियर बस रहेंगे यहाँ पर, लेकिन जो डाउन साइड वर्कर है उनको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो ये क्या है? डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। नेक्स्ट वन, द मोस्ट कॉमन बेसिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल। तो बेसिक मैनेजमेंट जो प्रिंसिपल है वो किसके लिए है? कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन। जो बेसिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल है 14, वो किसके लिए? वो प्लानिंग के लिए। नेक्स्ट वन, पर्सनल मैनेजमेंट इज स्किलफुल यूज ऑफ। पर्सनल मैनेजमेंट किस में रखेंगे? इकोनॉमिकल रिसोर्स में, मटेरियल, टाइम या फिर ह्यूमन में। पर्सनल मैनेजमेंट स्किलफुल यूज किसके लिए? ह्यूमन रिसोर्स के लिए। नेक्स्ट वन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एस्टेब्लिश्ड नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो हुई थी 2015 में। और इसके चीफ कौन है? चीफ ऑफ
नीति आयोग, तो वो है यहाँ पर नरेंद्र मोदी। कौन है? नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट वन, द एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ ग्राम सभा। तो ग्राम सभा का एग्जीक्यूटिव ऑर्गन क्या है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद या फिर न्याय पंचायत। तो ग्राम सभा का जो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है वो क्या है? वो पंचायत समिति, सॉरी ग्राम पंचायत। क्या होगा? वो होगा ग्राम पंचायत। नेक्स्ट वन, द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम इन इंडिया वॉज लॉन्च्ड इन। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था? 2 अक्टूबर 1952 में। कब? 2 अक्टूबर 1952 में। नेक्स्ट वन, HTST मेथड ऑफ पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क। तो जो पास्चराइजेशन है मिल्क की मेथड, इसमें HTST का मतलब है हाई टेम्परेचर एंड शॉर्ट टाइम मेथड। क्या है? हाई टेम्परेचर पर गर्म करके ठंडा करने की विधि क्या कहलाती? पास्चराइजेशन। HTST का मतलब है हाई टेम्परेचर एंड शॉर्ट टाइम मेथड। 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस प्रपोज्ड बाय। 2 फैक्टर थ्योरी दी थी इंटेलिजेंस की, किसने? फ्रूड, मास्लो, स्पीयरमैन या फिर एरिक्सन ने। साइकोसेक्सुअल थ्योरी दी थी किसने? एरिक्सन ने। लेकिन इंटेलिजेंसी की थ्योरी, 2 फैक्टर थ्योरी दी थी किसने? स्पीयरमैन ने। किसने? स्पीयरमैन ने। नेक्स्ट वन, द मेजर मेंटल इलनेस इज कॉल्ड एज। मेजर मेंटल इलनेस क्या है? न्यूरोसिस, साइकोसिस, साइकोन्यूरोसिस या फिर नन ऑफ द अबव। मेजर मेंटल इलनेस है यहाँ पर कौन सी? तो वो साइकोसिस। क्या होगी? वो होगी साइकोसिस। नेक्स्ट वन, बाईपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर इज। बाईपोलर में एक टाइम पे मैनिया रहेगा, दूसरे टाइम पे एक ही सेम पर्सन को सीजोफ्रेनिया होगा। तो ये कहलाते हैं आपके क्या? मूड डिसऑर्डर। ऑप्शन में पर्सनालिटी, ऑर्गेनिक, सोमेटोफॉर्म। लेकिन ये यहाँ पर बाईपोलर अफेक्टिव में क्या होगा? वो होगा मूड डिसऑर्डर। सेम पर्सन को कुछ टाइम में मैनिया जैसा फील होगा और दूसरे टाइम में उसको डिप्रेशन टाइप का फील होगा। नेक्स्ट वन, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग पुट फॉरवर्ड बाय। ये थ्योरी सबको पता है, दी थी इवान पाब्लो ने। किसने? इवान पाब्लो ने। नेक्स्ट वन, विच इज डिफेंस मैकेनिज्म पीपल रिजॉर्ट टू देयर चाइल्डहुड प्रैक्टिसेस। कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म जिसमें बच्चे अपने बचपन जैसी हरकतें करने लगेंगे? रिप्रेशन, विड्रावल, डिस्प्लेसमेंट या फिर रिग्रेशन। ये कहलाएगी क्या? रिग्रेशन। नेक्स्ट वन, प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। तो सोशलाइजेशन के प्राइमरी एजेंट सब फैमिली है, स्कूल है, पीयर ग्रुप्स हैं। आंसर क्या होगा आपका? ऑल ऑफ दी अबव, और करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी। एलिमेंट्री फैमिली इज ऑल्सो नोन एज। तो एलिमेंट्री फैमिली का मतलब क्या है? ज्वाइंट, एक्सटेंडेड, न्यूक्लियर, एफ नन ऑफ दी अबव। तो कहलाती न्यूक्लियर, जिसमें मम्मी पापा और बच्चे बस रहते हैं। तो क्या है? एलिमेंट्री फैमिली। ज्वाइंट में दादा, दादा के बच्चे मतलब आपके चाचा, दादी सभी बच्चे रहेंगे तो कहलाएगी ज्वाइंट। नेक्स्ट वन, प्राइमरी ग्रुप इज अ सिग्निफिकेंट कॉन्सेप्ट ऑफ। प्राइमरी ग्रुप जो सिग्निफिकेंट कॉन्सेप्ट है किसका है? सिगमंड फ्रूड ने दिया, एल्डर ने, CH कोले या फिर ऑकबर्न ने। ऑकबर्न की थ्योरी भी एग्जाम में आती है आपको। तो ये जो प्राइमरी ग्रुप का कॉन्सेप्ट दिया है CH कोले ने। नेक्स्ट वन, ऑन द बेसिस ऑफ फैमिली कैन बी क्लासिफाइड इनटू मैट्रिआर्चल फैमिली एंड पैट्रिआर्चल फैमिली। तो यहाँ पर जो कुछ जगहों पर माँ का राज चलता है तो मैट्रिआर्चल, कुछ पिता का चलता है तो पैट्रिआर्चल। इंडिया में मोस्ट ऑफ दी पैट्रिआर्चल ही चलता है। तो यहाँ पर क्या है बेस है फैमिली का? फिर अथॉरिटी। क्या है? अथॉरिटी। नेक्स्ट वन, इन साइकोलॉजी सेल्फ थ्योरी प्रपोज्ड बाय। साइकोलॉजी की जो सेल्फ थ्योरी दी थी किसने? कार्ल रॉगर ने। किसने? कार्ल रॉगर ने। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करना है। कार्डियोवैस्कुलर डिसीज आर द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ अमंग क्रोनिक डिसीज इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पर बिल्कुल सही है, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज के कारण बहुत सारे लोग वर्ल्ड में मर रहे हैं। कैंसर आर द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ अमंग क्रोनिक डिसीज इन द इलनेस। तो यहाँ पर ये बिल्कुल भी सही नहीं है, गलत है।
तीसरा है एवरी ईयर मोर पर्सन डाई ड्यू टू नॉन कम्युनिकेबल डिसीज व्हेन कंपेयर टू कम्युनिकेबल डिसीज। तो यहाँ पर ऐसा ही है, जो ज़्यादा लोग हैं कोविड के कारण ख़त्म हुए, लेकिन मोस्ट ऑफ दी एवरी ईयर में मोर पर्सन की डेथ होती है किससे, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज से व्हेन कंपेयर टू कम्युनिकेबल डिसीज। तो ऐसा ही है, हार्ट डिसीज़ के कंपेयर में किसी की भी डेथ कोविड या फिर कुछ और प्रॉब्लम से नहीं होगी। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका डी, मतलब फर्स्ट सही है, थर्ड सही है, लेकिन सेकंड गलत है। आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर डी। नेक्स्ट वन, चूज द राइट ऑप्शन। यहाँ पर राइट ऑप्शन चूज करना है कि लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी कैन लीड टू ब्रेस्ट कैंसर, कोलोन कैंसर एंड डिप्रेशन। फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिकमेंडेड 30 मिनट ऑफ मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी एवरी वीक। तो यहाँ पर फिर नेक्स्ट है डांसिंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ टाइप ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। बिल्कुल इसको कंसीडर आप कर सकते हैं। राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या होंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड गलत होंगे। तो आंसर आपका क्या होगा, 15 मिनट का कहा है WHO ने। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज चूज इन दी करेक्ट स्टेटमेंट। फिर से यहाँ पे कहा है कि सही पॉइंट पहचानिए। ऑप्शन में है हार्मफुल यूज ऑफ एल्कोहल कैन लीड टू कार्डियोवैस्कुलर डिसीज एंड कैंसर, टोबैको यूज आर नॉट एसोसिएटेड विद कार्डियोवैस्कुलर, ये बिल्कुल इनडायरेक्टली रिलेट। मोस्ट क्रोनिक डिसीज ऑफ शॉर्ट इंक्यूबेशन पीरियड, ये भी नहीं है। इन्फेक्शियस कैन नेवर लीड टू क्रोनिक डिसीज लाइक कैंसर, हो सकता है। तो यहाँ पर सही स्टेटमेंट ओनली फर्स्ट ऑप्शन बस है आपका कि harmful use of alcohol can lead to cardiovascular disease and the cancer. So here is the right answer is A. Next one, waste type that can be incinerated is, waste product का incineration किया गया है, जो waste product हैं जिनका incineration किया गया है यहाँ पे, तो वो कौन से हैं, large amount of relative chem waste, pressurized gas container, used syringe, needle swab, ब्रोकन थर्मामीटर, स्फिंगोमैनोमीटर। इंसिनरेटेड मतलब भस्मीकरण के लिए है, तो वो क्या है, यूज्ड सिरेंज, नीडल एंड स्वैब। नेक्स्ट वन, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू WHO ग्लोबल एक्शन प्लान फॉर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज को लेके यहाँ पर आपको क्या करना है, गलत स्टेटमेंट चूज करना है। It aimed to bring down the risk of premature death due to NCD by 25% by the year 2025, बिल्कुल सही है। फिर कहा है कि 100% रिलेटेड रिडक्शन इन द प्रेवलेंस ऑफ रेज ब्लड प्रेशर, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर आपका 10% रिलेटेड रिडक्शन इन द प्रेवलेंस ऑफ सफिशिएंट फिजिकल एक्टिविटी और एटलीस्ट 10% रिलेटेड रिडक्शन इन द हार्मफुल यूज ऑफ एल्कोहल, गलत स्टेटमेंट पहचानना है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज को लेके। होगा इट एम्ड एट 10% रिलेटिव रिडक्शन इन द प्रेवलेंस ऑफ राइज BP। नेक्स्ट है, फिर से आपको फिर चूज करना है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है हार्ट डिसीज को लेके। ऑप्शन में है कि सडन डेथ इज स्पेशली ड्यू टू कोरोनरी हार्ट डिसीज, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन इज स्पेशली ड्यू टू कोरोनरी हार्ट डिसीज। तो सेकंड तो आपका सही है, लेकिन आपका पहला क्या है, गलत है। फर्स्ट गलत है, सेकंड सही है। तो आंसर क्या होगा आपका यहाँ पर, बी, फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड सेकंड इज द करेक्ट। नेक्स्ट है पिक द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग हेल्थ प्रॉब्लम ऑफ एल्डरली। तो एल्डर पर्सन में क्या हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती हैं, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स लाइक एल्जाइमर्स, तो ये कॉमन है। ओल्ड एज पेंशन फॉर पर्सन आउट 60 ईयर इज द सेम एट द एज 85, बढ़ती घटती रहती है। सर्जिकल करेक्शन ऑफ कैटरेक्ट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ कंसिडरेबली, या फिर फिजिकल एक्टिविटी हैज़ नो सिग्निफिकेंट हेल्थ बेनिफिट्स इन द एल्डरली। तो यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करना है, वो होगा सर्जिकल करेक्शन ऑफ कैटरेक्ट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ कंसिडरेबली। नेक्स्ट चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, कोलेस्ट्रॉल को लेके सही चीज़ चूज करना है। फर्स्ट, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी इंक्रीज HDL गुड कोलेस्ट्रॉल कहलाता है यहाँ पर। फिर है यहाँ पर आपका हाई लेवल ऑफ LDL कोलेस्ट्रॉल एसोसिएटेड विद हाई रिस्क ऑफ हार्ट डिसीज।
हायर लेवल ऑफ एलडीएल कोलेस्ट्रॉल प्रोटेक्ट फ्रॉम मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। तो थर्ड गलत है, सेकंड गलत है, आंसर आपका क्या होगा फर्स्ट। सॉरी, यहाँ पर आपका सभी सही है कि जो HDL गुड कोलेस्ट्रॉल है आपको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन से बचाएगा। LDL बैड कोलेस्ट्रॉल, इसी के कारण सबसे ज़्यादा कोरोनरी हार्ट डिसीज होंगी, प्लग का फॉर्मेशन कर जाएगा आर्टरी में। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, ऑल आर द करेक्ट। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द पॉपुलेशन स्ट्रेटेजी टू प्रिवेंट कोरोनरी हार्ट डिसीज। कौन सी स्ट्रेटेजी नहीं है यहाँ पर हार्ट डिसीज को प्रिवेंट करने के लिए? तो रीवैस्कुलराइजेशन प्रोसीजर टू रिड्यूस मॉर्टेलिटी। ऑप्शन फर्स्ट है रिड्यूस डाइटरी सॉल्ट इनटेक, बिल्कुल सही है। इंक्रीजिंग कंजप्शन ऑफ वेजिटेबल्स, ये भी सही है। चिल्ड्रंस को रेगुलर एक्सरसाइज के लिए क्या करना है, आपको इनकरेज करना है, ये भी सही है। लेकिन गलत पूछा है, नॉट कम्स अंडर पॉपुलेशन स्ट्रेटेजी टू प्रिवेंट कोरोनरी हार्ट डिसीज, तो रीवैस्कुलराइजेशन प्रोसीजर। लास्ट क्वेश्चन है आपका, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन है यहाँ पर, नॉर्मल बीपी इज डिफाइंड एज वैल्यू ऑफ सिस्टोलिक बीपी लेस देन 120 एंड डायस्टोलिक बीपी लेस देन 80 mm ऑफ Hg। तो यहाँ पर जो नॉर्मल बीपी होता है 120 नॉर्मल है, सिस्टोलिक डायस्टोलिक 80 है। WHO रिकमेंडेड टू चेक बीपी इन सुपाइन पोजीशन रेदर देन द सिटिंग, ये बिल्कुल गलत है। WHO ने कहा है कि बैठ के करो चेक। लास्ट, सेकेंडरी हाइपरटेंशन इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हाइपरटेंशन। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो होगा सी। सेकंड एंड थर्ड इनकरेक्ट है, फर्स्ट वर्स क्या है, सही है। तो ये था पेपर, ऑफिशियल पेपर। आई होप आपको आंसर की अच्छी लगी हो। जो भी डाउट रह जाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय।